हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। स्टूडेंट्स, हम लोग 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलालिटी और मोलारिटी का किया था। आइए आज इसमें हम लोग आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले मोलारिटी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक छोटा सा नोट है, उसको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं है क्या। मोलारिटी के लिए ही है, तो इसको हम लोग नोट करके करेंगे। अगर आप लास्ट वीडियो देखे हैं तो वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा नोट्स बनाना। तो नोट करके हम लोग करेंगे, इफ सेम अमाउंट ऑफ ए सेम solute, okay, same amount of a same solute dissolve in different amount, I mean volume, different amount यहां पे लिख लीजिएगा volume, okay, volume of solution। ठीक है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ सेम सॉल्यूट डिजॉल्व इन डिफरेंट अमाउंट या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन यहां पे फुल स्टॉप दे दीजिए, देन देखिएगा। तो अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ, अब या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो है क्या, फॉर सॉल्यूशन वन, अगर आप मोलारिटी निकालेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे N1, तो और N1 इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। तो 1000 से हम लोग यहाँ पे करते हैं डिवाइड वॉल्यूम को, वो ऊपर जाके 1000 हो जाता है। तो इसको हम लोग M1, और ये डिफरेंट वॉल्यूम है तो V1, और NB फॉर सॉल्यूशन 1 या फिर फॉर सॉल्यूशन 2, दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम होगा। तो फिर M2 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो NB इंटू 1000 बाई V2। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे M1 इंटू V1 इक्वल टू होगा NB इंटू 1000, दिख रहा है। तो M1 इंटू V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB इंटू 1000, और यहां पे क्या हो जाएगा, M2 इंटू V2 इक्वल टू NB इंटू 1000। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया यहां पे आपके लिए, क्या आया, तो M1 इंटू V1 इक्वल टू होगा M2 इंटू V2 के। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अगर डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग को देखना है, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है और सेम सॉल्यूट है ना, दो डिफरेंट सॉल्यूशन में, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। ओके, हाउ मच, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं इरेज। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही आसान सा। पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं बोर्ड पे, देखना। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10m मतलब 10 मोलर HCl should be diluted with water to prepare 2.00 liter of 5m solution HCl। चलो देखना ध्यान से, मतलब फर्स्ट केस में बोल रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10m HCl शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर टू प्रिपेयर 2.00 लीटर ऑफ 5m HCl। तो आप देखिए ध्यान से इसको, फर्स्ट सॉल्यूशन में वॉल्यूम V1 नहीं पता, मोलरिटी पता है कितना है 10,
ओके। और सेकंड के लिए आपको क्या पता है, तो वॉल्यूम भी पता है V2 2.00 लीटर और M2 भी पता है कितना, तो 5। तो फिर से वही फॉर्मूला हम लोग, वही रिलेशन, M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। चलिए इसको लगा दीजिए, फिर क्या निकालना है आपको, V1। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इंटू V2 बाई में M1। ओके, अब M2 कितना है 5, V2 कितना है 2.00 और M1 कितना है 10, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10/10 आएगा इक्वल टू 1 लीटर आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब V1 का वैल्यू कितना हुआ 1 लीटर। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ओके, फटाफट से क्वेश्चन भी नोट कीजिए और सॉल्यूशन भी। चलिए इरेज करते हैं इसको। आइए, मोलारिटी के बाद हम लोग नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन का टर्म है, कितना हो गया अभी तक 4। ये है नंबर 5 और ये नंबर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मालिटी। अब देखना, फॉर्मालिटी ये भी मोलारिटी ही है। एक्चुअली फॉर्मालिटी मोलारिटी ही है, हाँ बिल्कुल, फॉर्मालिटी मोलारिटी ही है। मोलारिटी में हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहां पे हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो फॉर्मालिटी अब कब फाइंड आउट करेंगे, जब आपके पास आयनिक सब्सटेंस हो। ध्यान से सुनना, जब आपके पास आयनिक सब्सटेंस हो। जब आपके पास कोवेलेंट सब्सटेंस है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो आप मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब आयनिक सब्सटेंस हो, फॉर एग्जांपल NaCl, NaBr, ZnSO4, CuSO4, KCl, ओके, तो ये सारा सब्सटेंस हो तो उसके लिए आप फॉर्मालिटी फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से डिफिनीशन उसी से मैच करके हम लोग करते हैं। देखना, द नंबर ऑफ, लिखना डिफिनीशन, द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मालिटी। क्या बोलेंगे, कॉल्ड फॉर्मालिटी। तो देखिए, फॉर्मालिटी को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, तो फॉर्मालिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई, फिर से वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, फिर से किस में रखना है आपको, लीटर में। तो अब नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास, क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई में फॉर्मूला मास, बाई में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास तो आपको निकालने आता ही है, मतलब NaCl के मास को, NaCl के मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल के क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला मास निकाल के, तो ये आयनिक सब्सटेंस का अगर मोलारिटी, ये बोल दीजिए कि आयनिक सब्सटेंस का मोलारिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको आप हम सबको ही बोलेंगे फॉर्मलिटी। फटाफट से नोट कर लीजिए फॉर्मलिटी को। ओके, आइए, तो ये था हमारा कंसंट्रेशन का टर्म 5 जो है फॉर्मलिटी। ओके, फॉर्मलिटी के बाद आगे बढ़ते हैं और इस समय हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ। क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेंथ। तो चलिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये है 6, कंसंट्रेशन का टर्म 6, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखना, हम लोग मोलारिटी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना लें, सिर्फ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट लें इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखना, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये किस में होना चाहिए, इन ग्राम, इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हैं। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, मतलब कंसंट्रेशन को हम लोग डिफरेंट टर्म में लेते हैं, और यहां पे हम लोग टर्म कौन सा यूज कर रहे हैं, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या यूज कर रहे हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिएगा ध्यान से, स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई में क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो होगा लीटर में, इन लीटर में। तो देखो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होना चाहिए और स्ट्रेंथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे 8। अच्छा, पहले एक चीज और, स्ट्रेंथ को शॉर्ट फॉर्म में ले लीजिए, S इक्वल टू हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग हमेशा W भी मानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V, और लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड। ओके, बार बार हम डिवाइड यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो S इक्वल टू हो जाएगा WB/V इंटू 1000। अब देखना इसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर। किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम पर लीटर में। कोई डाउट है किसी को, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को आप फटाफट से नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तब तक हम इरेज कर लिए। आइए देखते हैं अब क्या, तो रिलेशनशिप लिख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। तो मोलारिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है देखेंगे। तो अभी हम लोग जैसे मोलारिटी का फॉर्मूला लिखिए, चलिए क्या पढ़े हम लोग, मोलारिटी इक्वल टू, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए ये पढ़े हैं। और स्ट्रेंथ इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, तो WB इंटू 1000 बाई में V। ओके, तो देखना, तो मोलारिटी को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, देखना 1/m इंटू WB इंटू 1000 बाई में V। और ये देखिए, ये पार्टिकुलर जो रिलेशन है वो किसका है, स्ट्रेंथ का है। तो m इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/mb इंटू S। इसलिए S इक्वल टू हो जाएगा m इंटू mb। कौन क्या है, फटाफट से लिख लीजिए, S क्या है, तो S है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस ढंग से अगर आपको स्ट्रेंथ पता हो तो मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मोलारिटी पता हो तो स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है किसमें, स्ट्रेंथ और मोलारिटी में। पहले फटाफट से इसको नोट कर लीजिए कि स्ट्रेंथ और मोलारिटी में क्या रिलेशन है, फटाफट नोट कीजिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग टर्म 6 पढ़ लिए कंसंट्रेशन का। कौन था ये भाई, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बाद हम लोगों ने मोलारिटी, और मोलारिटी में एक क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन देखा। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर
2 आज के वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3.0 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट, सॉरी ठीक है प्रेजेंट ही लिखिए, प्रेजेंट इन 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को मोलारिटी और स्ट्रेंथ दोनों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालते हैं, देखते हैं पहले गिवन क्या है। तो 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड यानी WB आपको पता है और वो है 3 ग्राम, ठीक है। और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 0.5 लीटर। देखना ध्यान से, यहाँ पे लीटर है तो 1000 से डिवाइड करने का आवश्यकता नहीं है। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB/V, क्योंकि यहाँ पे लीटर में है। ओके, तो S इक्वल टू हो जाएगा 3/0.5। इसको हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0, 5 से गया तो 6, तो S इक्वल टू आ जाएगा 6 ग्राम पर लीटर। कितना आ जाएगा, 6 ग्राम पर लीटर। अब हम लोग को मोलारिटी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग को एसिटिक एसिड का मास निकालना पड़ेगा, जो होगा मोलर मास। एसिटिक एसिड का मास निकालिए, 12 प्लस 1 × 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 + 1, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 60, तो ये आ गया MB। और 60 क्या, तो 60 ग्राम पर मोल, मोलर मास है ये, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बताइए स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, तो M × MB। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, S/MB। तो S कितना, तो 6 ग्राम पर लीटर। और ये क्या नाम है इनका, मोलर मास कितना, तो 60 ग्राम पर मोल। ओके, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पे कौन जा रहा है, तो अगर यूनिट को भी अगर आप चाहते हैं लिख लें तो देखना 6/60 इंटू G/L इंटू, अब मोल ऊपर चल जाएगा, मोल/G। इस तरीके से G से G कैंसिल, ये कट जाएगा तो 1, तो 1/10 का मतलब 0.1, और देखना ऊपर बचा मोल पर लीटर, आंसर। इस तरीके से आपको यूनिट भी मिल जाएगा। क्या यूनिट मिला, मोल पर लीटर। साइड में लिख देते हैं इसको, चलिए नीचे से मिटा देते हैं क्योंकि कट रहा है वीडियो में। ये हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। तो हम लोग स्ट्रेंथ और मोलारिटी को ऐसे फाइंड आउट करेंगे। फटाफट से आसान सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। अभी हम लोग जब तक कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, टर्म पढ़ रहे हैं, तो इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन कराते ही चलेंगे। फिर से एक हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, कुछ बोर्ड लेवल का, बाकी कुछ कंपटीशन लेवल का। अभी आसान सा प्रॉब्लम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिससे आपको फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टर्म 6 पढ़ लिए, अब टर्म 7 है मोल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, तो मोल फ्रैक्शन, चलिए लिखिए मोल फ्रैक्शन क्या है। तो नाम से स्पष्ट है, मोल फ्रैक्शन है ना, मतलब मोल का फ्रैक्शन आपको निकालना है। किसके मोल का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका क्या डिफिनेशन हो सकता है मोल फ्रैक्शन का, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। या फिर आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं जो अभी हम लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, और सॉल्वेंट भी कर लीजिए इसको, और सॉल्वेंट दोनों का फाइंड आउट करेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन कितना में, तो 1 मोल ऑफ
1 मोल ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। चलो ध्यान से देखना, अब मोल का फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाई काई, ओके, एंड इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि इस बार हम लोग मोल अपॉन मोल मतलब मोल बाय मोल ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उसका यूनिट आएगा मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन उसका भी यूनिट आएगा मोल, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ओके। और इसको काई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं काई। तो देखो अब हम लोग क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सिंपली पहले लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो फटाफट से ये फॉर्मूला नोट कीजिए, फिर से हम लोग इसको मतलब रिप्रेजेंट करके निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को। उतार लीजिए पहले, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा हम इरेज करेंगे क्योंकि हम लोग को जगह चाहिए पूरा। तो देखिएगा ध्यान से, लेट NB इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और NA इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। NA क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग मान लीजिए NB क्या है? B मतलब हमेशा सॉल्यूट लेंगे और A सॉल्वेंट लेंगे, तो इसलिए NA प्लस NB हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस NB, ओके। तो इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को बोल सकते हैं काई बी, तो काई बी इक्वल टू हो जाएगा NB बाई Na प्लस NB। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये हम लोग निकाल लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब निकालते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Na बाई Na प्लस NB, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग लिख लेंगे काई A इक्वल टू Na बाई Na प्लस NB, ओके। ये आया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, वो है कि काई A प्लस काई B इक्वल टू 1 ऑलवेज। काई A प्लस काई B इक्वल टू 1 ऑलवेज, ओके। दिख रहा है सबको? हाँ बिल्कुल। तो काई A और काई B, यहां से देख लीजिए, काई A और काई B को ऐड कीजिए तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा Na प्लस NB, और ऊपर में भी आ जाएगा Na प्लस NB। Na प्लस NB ऊपर में भी और नीचे में भी Na प्लस NB, दोनों कैंसिल आउट, बचा कितना? 1। तो काई B प्लस काई A या फिर काई A प्लस काई B इक्वल टू 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हालांकि इस चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अगर टर्नरी सॉल्यूशन होगा या फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा, उसके लिए भी यही होगा कि काई A प्लस काई B प्लस काई C प्लस काई D इक्वल टू 1, है ना। यानी काई A प्लस काई B प्लस काई C इक्वल टू 1, ये टर्नरी सॉल्यूशन के लिए, और काई A प्लस काई B प्लस काई C प्लस काई D इक्वल टू 1,
ये क्वाटरनरी सॉल्यूशन के लिए। लेकिन हम लोग इस पार्टिकुलर चैप्टर में जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको बता चुके हैं, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ओके, तो फटाफट से नोट कीजिए मोल फ्रैक्शन को, नोट किए। आइए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। अच्छा, अगर हम पूछें आपसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, चलिए देख लेते हैं ये भी। तो रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आइए देखते हैं मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में क्या रिलेशन है, देखना। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग किसको बोल रहे हैं, काई ए और काई बी को। तो हम लोग ले लेते हैं, अभी आपने देखा है कि काई ए हम लिख देते हैं, काई बी इक्वल टू क्या होता है, तो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ओके, और काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अब देखना हम लोग क्या किए कि काई बी बाई काई ए ले लेते हैं, ठीक है। तो काई बी बाई काई ए आप लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, और फिर सबके बाई में एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अब देखना ये एन ए प्लस एन बी कैंसिल आउट हो गया, तो काई बी बाई काई ए इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो आ गया एन बी बाई एन ए। अब देखना थोड़ा सा अब इसको टर्न करते हैं किसके तरफ, तो हम लोग मोलालिटी के डिफिनीशन को लाने के लिए। ओके, तो काई बी बाई काई ए इक्वल टू हम लोगों ने लिखा एन बी बाई, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं आप, तो डब्ल्यू ए बाई एम ए, तो एम ए को हम कर देते हैं ऊपर। ओके, चलिए अब ये फॉर्मूला तो आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन अगर ग्राम में दिया रहेगा नंबर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट तो उसको हम लोग केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि दोनों में ध्यान से सुनना, ऊपर में भी 1000 और नीचे में भी 1000 से हम लोग 1000 बाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसको अलग निकाल लेते हैं, इस नेक्स्ट इसको पहले यहां से घेर लीजिए। चलिए अब देखना, तो काई बी बाई काई ए इक्वल टू हो जाएगा एन बी बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000। इस टर्म को हम लोग अलग ले लेते हैं। ओके, फिर बचा क्या, तो बचा एम ए इंटू 1000, इसको आप अलग ले लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, यही तो मोलालिटी है। क्या है ये, मोलालिटी है। तो काई बी बाई काई ए इक्वल टू हो जाएगा एम मतलब मोलालिटी इंटू एम ए बाई 1000। ओके, अब देखना, सिंस काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है, इसलिए काई बी इक्वल टू हो जाएगा, काई ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस काई बी। चलिए, तो काई ए के जगह पे 1 माइनस काई बी रख दीजिए, तो काई बी बाई 1 माइनस काई बी इक्वल टू एम मतलब मोलालिटी बाई एम ए बाई 1000। चलो अब एक चीज ध्यान से, इफ काई बी इज वेरी 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 लेस देन 1, अगर काई बी 1 से बहुत ही छोटा हो तो फिर क्या होगा, तो 1 माइनस काई बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस काई बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 1। इसलिए काई बी इक्वल टू एम मतलब मोलालिटी इंटू एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एम ए क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000। ये रिलेशन आया किसमें, तो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में। समझ में आई ये बात। तो ये हम लोग रिलेशन देख लिए किसमें, मोलालिटी में और मोल फ्रैक्शन में। तो अगर आपको मोलालिटी पता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मोलर मास पता कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे मोलालिटी में से,
और काई बी निकाल लेंगे। जैसे ही काई बी का वैल्यू पता चला, वन माइनस काई बी प्लस काई ए इक्वल टू 1, तो काई ए का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस काई बी कर लेंगे। इस तरीके से काई ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो ये था रिलेशन मोलालिटी में और मोल फ्रैक्शन में। फटाफट से मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का रिलेशन आप नोट करेंगे। चलिए, नोट किए? ओके, अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन से बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अभी हम लोग एक और छोटा सा चीज इसी से रिलेटेड है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं मास फ्रैक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने 7 पढ़ा कंसंट्रेशन का टर्म, और ये था 8वां, और 8वां टर्म है मास फ्रैक्शन। क्या है ये? मास फ्रैक्शन। मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, मतलब हम लोगों ने मोल का फ्रैक्शन निकाला था। इस बार हम लोग निकालने जा रहे हैं मास का फ्रैक्शन। तो क्या होगा डेफिनेशन? सेम, द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टोटल amount of solution called mass fraction। ओके, अब मास फ्रैक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें देखना। तो फिर से वही सेम चीज, मास फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा, मास फ्रैक्शन इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? तो देखना, अब इसी को हम लोग बोलते हैं मास फ्रैक्शन। तो अगर हम लोग को निकालना हो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ध्यान से देखिए, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, WA प्लस WB। किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर लेंगे। और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड आउट करना होगा। ये कैसे करेंगे भाई साहब? तो फिर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से हम लोग मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो फटाफट से नोट कीजिए मास फ्रैक्शन को। ठीक है, मास फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए इसको हम लोगों ने बोला मास फ्रैक्शन। फटाफट नोट करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, फिर आज के क्लास को हम लोग करेंगे खत्म। 8 कंसंट्रेशन का टर्म हम लोगों ने पढ़ चुका है, अभी कुछ और बाकी है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन के ऊपर सॉल्यूशन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द परसेंटेज बाय मास। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है, फाइंड द परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज को हम लोग सिंबल से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, फाइंड द परसेंटेज बाई मास एंड मास फ्रैक्शन। तो दोनों चीज निकालना है, मतलब मास परसेंटेज भी निकालना है और मास फ्रैक्शन भी निकालना है ऑफ एस्पिरिन इन सॉल्यूशन prepared का स्पेलिंग RED ही ना होगा, बिल्कुल। प्रिपेयर्ड बाई कितना में? तो डिजॉल्विंग 3.65 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इन 25.08 ग्राम ऑफ वाटर। चलो, अब ध्यान से देखना,
तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू बी कितना है बाबू, तो ये है 3.65 ग्राम, और डब्ल्यू ए कितना है, तो ये है 25.08 ग्राम। तो सबसे पहले अगर आप मास परसेंटेज निकालेंगे तो मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 1000 नहीं 100, परसेंटेज मिलाने के लिए 100। ओके, तो डब्ल्यू बी कितना 3.65 और डब्ल्यू ए कितना 25.08 प्लस 3.65 इंटू 100। चलो अब सॉल्व करो इसको, तो 3.65 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 5 8 तो 13 1 6 7 73 इधर आ गया पॉइंट के बाद, और इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 2। ओके, और इंटू 100, तो ये गया पॉइंट से पॉइंट, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.127 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 12.7%। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन। फटाफट से इसको नोट कीजिए, मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें दो पार्ट था, मास परसेंटेज निकालना था और मास फ्रैक्शन। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं इरेज, मास फ्रैक्शन। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ लगा के यहीं से आंसर ले लेंगे। मास फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन, देखना एस्पिरिन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब गिवन मास बाई, अब यहां से सब में से 100 को हटा दीजिए बस, लो भाई आंसर आ गया इतना। अब इसका आंसर क्या होगा, बस ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, मास फ्रैक्शन भी क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि देखना गिवन मास बाई, फिर से गिवन मास बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यूनिटलेस क्वांटिटी आया कि नहीं, तो 0.127 आ गया आंसर। किसका था ये, तो मास फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा, थोड़ा सा मोलारिटी का पार्ट किया, फिर फॉर्मुलिटी का किया, फिर मोल फ्रैक्शन का किया, फिर मास फ्रैक्शन का किया, और फॉर्मुलिटी का किया, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और स्ट्रेंथ का किया। ओके, और स्ट्रेंथ और मोलारिटी में क्या रिलेशन है, मास फ्रैक्शन और मोलालिटी में क्या रिलेशन है, फिर सॉरी मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में क्या रिलेशन है, और यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट जो टर्म था वो किया मास फ्रैक्शन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए ना आए मतलब नहीं है, आपको सारा पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको सब पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नॉर्मलिटी क्या है, फिर मोलालिटी और मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है, स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे। ओके, फिर हम लोग इस कंसंट्रेशन टर्म को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रेगुलर स्टडी करते रहिए और खुशहाल रहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।